नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में अहम मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक प्रदेश के सामाजिक और सियासी हालातों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात को प्रदेश की राजनीति और आने वाले समय में होने वाले बड़े फैसलों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। माना जा रहा है कि चुनावी रणनीति, संगठनात्मक ढांचे को और प्रभावी बनाने और सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय पर भी विचार विमर्श हुआ। 2027 की चुनावी बात हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ये मुलाकात हुई। कल रात ये मुलाकात हुई। 30 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। लेकिन इस मुलाकात से पहले जिस तरह से आरएसएस प्रमुख के बयान सामने आए, उसको लेकर सियासी गलियारों में एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। हिंदुत्व को लेकर जो बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आया कि हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये बात एक बार फिर से उन्होंने दोहराई है। साथ ही साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये भी कहा कि हिंदुओं के लिए मंदिर, कुआं, शमशान सब बराबर है और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अब ये सारी बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात से पहले आई और इसको लेकर अब ये मुलाकात और ये बयान, इन सबको जोड़कर देखा जा रहा है। अब ऐसे में अंदर खाने जो बातें हुई हैं उसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि 2027 को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बीजेपी को मजबूत करने के लिए, मंत्र देने के लिए, 2027 का चुनावी मंत्र देने के लिए ये मुलाकात योगी आदित्यनाथ के साथ हुई। कई बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। एक तरफ अगर विपक्ष की बात करें तो पीडीए को मजबूत करने में लगा हुआ है। कल ही के दिन लगभग दोपहर के वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीएसपी की तरफ से होती है, जिसमें मायावती कहती है कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, और देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ये मुलाकात हुई है। तो 2027 की चुनावी बात हुई होगी योगी भागवत की इस मुलाकात में, और यूपी चुनाव के लिए अब संघ ने मोर्चा संभाल लिया है। अब क्या फॉर्मूला संघ की तरफ से दिया गया, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त 2027 को लेकर सियासी बयार बहुत तेज हो चली है। उत्तर प्रदेश में 1 साल का ये वक्त और बचा हुआ है और ऐसे में तमाम पार्टियां अपने संगठन, अपने लोगों को और मजबूत करने के लिए चुनाव के लिए तैयार करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो एक तरफ विपक्ष पीडीए फॉर्मूला पर काम करता हुआ नजर आ रहा है और अपने संगठन, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से। और इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए मेहमान भी जुड़ गए हैं। रत्नेश मिश्रा, नेता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ है। अशोक तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है। पंडित राज शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ है। और खास तौर पर पुनित मोहन, संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले पुनित, आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि कल 30 मिनट तक बातचीत हुई है। हालांकि ये बहुत कहना बहुत इस तरह से है कि अंदर क्या बातचीत हुई है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या समझे, इस मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं? देखिए नीतू, जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर थे और ऐसे में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में हुई है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है और अगर पंचायत चुनाव में अटे ना रही, किसी तरह की रोक ना लगी, तो 2027 से पहले पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई है। जीत का मंत्र, क्योंकि देखिए आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बैकबोन है और सीधे तौर पर फील्ड पर जो असली मेहनत करती है वो आरएसएस करती है, प्लानिंग करती है। और उसके बाद आपने रिजल्ट भी देखे होंगे, चाहे वो 2017 का हो, चाहे वो 22 का हो। उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार सरकार बनी है। ऐसे में
कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में आगे की रणनीतियों को लेकर के चर्चा हुई है। इस बात को भी एक बार फिर से हवा मिल रही है कि यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। होली के बाद में कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। देखिए, यूपी का जो चुनाव है वो जातिगत चुनाव होता है। ऐसे में जातीय समीकरण को फिट बैठाने के लिए कहीं ना कहीं सभी पार्टियां प्रयास करती हैं। अगर पीडीए का फॉर्मूला लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी भाईचारा कमेटी की एक बार फिर से शुरुआत कर दी है। कांग्रेस भी एग्रेसिव मूड में आपको दिख रही है और अब बीजेपी कहीं इस रणनीति में पीछे ना रह जाए, उसको लेकर के लगातार बैठकों का जो दौर था वो जारी था। संघ प्रमुख का दौरा होली से पहले महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। अब ऐसे में कई ऐसे नए चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, तो वहीं मंत्रिमंडल से कई लोगों को संगठन में बड़े दायित्व सौंपे जाएंगे। अब एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद लिस्ट सामने आ सकती है और कई लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। जी नीतू। ठीक है, और अब तो क्या बातचीत हुई है ये रत्नेश जी हमें बता पाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो रत्नेश जी, आप ही बता दीजिए अंदर किस तरह की बातचीत हुई है, ताकि हम भी समझ पाए कि 2027 को लेकर बातचीत हुई है, योगी आदित्यनाथ को लेकर बातचीत हुई है, या संगठन और संघ को आगे बढ़ाते हुए ये बातचीत हुई है। नीतू जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए नीतू जी, संघ और भाजपा हम वैचारिक परिवार है और हमारे यहाँ संवाद एक दूसरे के साथ लगातार चलता रहता है। और मोहन भागवत जी संघ प्रमुख होने के नाते हम सबके अभिभावक हैं और संघ के जितने वैचारिक संगठन है, जितने भी अनुसूचित संगठन है, उन सबको मार्ग दिखाना और उनका दर्शन करना ये संघ प्रमुख लगातार करते आ रहे हैं जब से संघ और भाजपा अस्तित्व में आई है तभी से। अब जहां तक कल की बात है तो देखिए, एक शिष्टाचार भेंट थी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय संघ प्रमुख जी की। हाँ, हमारे बीच जो कुछ ऐसे मुद्दे बीच के निकल के आए थे, संगठनात्मक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर और कार्य प्रणाली के स्तर पर, उस पर निस्संदेह माननीय श्रद्धेय संघ प्रमुख जी का पाथेय मिला है मुख्यमंत्री जी को। और जो चुनावी रणनीति बनाने की बात की जा रही है नीतू जी, तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में रणनीति के मुताबिक ही चुनाव लड़ती है। अब कांग्रेस, सपा, बसपा उसमें चाहे जिस भी प्रकार की बातें करें, वो चाहे जैसी चीजें करें, लेकिन एक तरह से स्पष्ट है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी एकदम चाक चौबंद है। कोई कितना भी इधर उधर करे, कोई फ्रेम से गायब हो, कहीं कोई से गायब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2017, 2022, 2014, 2019 और 2024 की तरह 2027 में भी उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों को धूल चटाएगी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और 2029 में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा। अशोक तिवारी जी, बीजेपी तो जबरदस्त तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। जी देखिए, मैं आरएसएस अपना काम करती है, लेकिन जब सर से पानी ऊपर हो गया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की हालत बहुत ही पतली हो गई है भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और भारतीय जनता पार्टी का कनेक्टिविटी, मुझे ये भी बताइएगा बैकफुट पर कैसे है, तो मैं आगे फिर रत्नेश जी से सवाल कर पाऊंगी। जी मैं बता रहा हूँ, इसलिए बैकफुट पर है क्योंकि इनका जो है हर मोर्चे पर पहली बात विफल थी, हर मोर्चे पर। यानी कि महंगाई बेशुमार है, बेरोजगारी बेशुमार है, आज किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है। किसान आज दोगुनी आय की राह देख रहा था, लेकिन उसको यूरिया खाद तक। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। राज शर्मा जी, क्या कुछ आप कहेंगे ये मुलाकात योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की? नीतू जी, मुझे तो लगता है ये हिसाब किताब की मुलाकात है। आपस में हिसाब किताब कर रहे होंगे मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी देख रहे होंगे भाई कितना कमाया, क्या खाया, क्या पिलाया, हमारे हिस्से में क्या आया, ये बातें हो रही थी। और एक और कह देता हूं, अभी रत्नेश मिश्रा जी कह रहे थे ये भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों को धूल चटाएगी। मैं मिश्रा जी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि विपक्ष को धूल चटाए ना चटाए, लेकिन आप जैसे ब्राह्मणों को धूल में मिला देगी। इस बात को समझने की बात है, जो ये ब्राह्मणों के पीछे पड़ी है, इस बात को मिश्रा जी समझने की बात है। और मैं यहाँ सिर्फ एक सवाल चाह के सारा टाइम मिश्रा जी को देना चाहता हूँ, बस यहाँ पे आज आंख से आंख मिला के मुझसे कह दे, क्या सरकार ने जो यूजीसी लाई थी वो सही किया था, हाँ या ना? इसके सिवाय मेरा कोई आपसे लड़ाई नहीं है, इतना बता देना रत्नेश मिश्रा जी, बात को समझना दूर तक जाएगी, इतना बता दो हाँ या ना, बस फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं, मैं यूजीसी के साथ हूँ एकदम, मुझे यूजीसी से कोई दिक्कत नहीं, यूजीसी के छोड़ साथ। दो, चलो आगे, बस हो गया काम, हो गया
हो गया। मगर फिर यहाँ पे एक बात कहूंगा, ये जो मिश्रा लिख रहे हो इसको चेक कराना, अच्छे से चेक कराना, ये भी मेरी बात है। अब छोड़ो भाई, हो गई इतनी बात, मेरे आपसे कोई द्वेष भावना नहीं है। अगर मैं जातिवाद से ऊपर उठकर अरे बाबू गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे गुस्सा काहे इतना चेहरे में लालपन है? क्या मोहन भागवत बनोगे? क्या मोहन भागवत बन गए हो क्या? अरे क्या मोहन भागवत बन गए हो क्या? अरे इतना गुस्सा क्यों है बताओ? अरे इतना गुस्सा क्यों है? पहले बोलो, मगर गुस्सा शांत करके, ओहो बोलो, लेकिन गुस्सा शांत करो ना। इतना गुस्सा क्यों है? कहावत है गुस्सा अपने को खाता है। अच्छा ठीक है। इतना गुस्सा क्यों होना है? ठीक है, ऑल राइट। अरे इतना गुस्सा क्यों? कहावत है गुस्सा अपने को खा जाता है। लेकिन ठीक है। अरे इधर सुनो, गुस्सा अपने को खाता, ज्यादा गुस्सा नहीं होना, ज्यादा गुस्सा नहीं होना। अच्छा गुस्सा क्यों हो रहे? अब मैं आ जाऊं? अरे भाई आपने ये थोड़ा, कैसे कि मैं कह रहा हूं? अरे इतना गुस्सा क्यों करते हो भाई? क्या गुस्से में जी लोगे? खत्म हो जाओगे? अरे भैया गुस्से में ये हार्ट अटैक हो जाता है। सुबह का वक्त है, आप लोग क्यों इतना आग बबूला हो रहे हैं? रिलैक्स, पहले आराम रिलैक्स से हो। अपनी बात रखिए, आराम से अपनी बात रखिए। ठीक है रत्नेश जी, क्योंकि अगला सवाल मेरा आपसे ही है। सभी पैनलिस्ट ने अपनी बात रखी, उन्होंने क्या समझा वो ठीक है, वो उनकी बात है। लेकिन मुझे बताइए कि जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, मोहन भागवत ने भी कहा कि हिंदुत्व पर कोई खतरा नहीं है, हिंदुओं के लिए कोई खतरा पैदा नहीं हो रहा, लेकिन हिंदुओं को सावधान रहने की जरूरत है। यूजीसी को लेकर भी जो हो हल्ला हो रहा है, रत्नेश जी आप इस बयान के इसको कैसे समझे, जरा ये समझाइए कि आखिर क्यों कहा जा रहा है? क्या यहाँ पर वो हिंट देने की कोशिश की जा रही है क्या कि अभी से संभलने की जरूरत है? मोहन भागवत ने जिस तरह से कहा, बात नहीं कर पा रहे हो, तुम खाक ब्राह्मण बनोगे। तुम्हें अच्छा ये बताओ, डीएनए चेक कराना अपना, वो छोड़ दीजिए रत्नेश जी, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अच्छा वहाँ तो डीएनए चेक कराना भाई, इतना कह दिया मैंने। तुम डीएनए चेक कराओ अपना, शकल से भी। राज शर्मा जी, रत्नेश जी, पर्सनल कमेंट करने के लिए आप लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। अरे भाई डीएनए चेक करा लेना, उसी पर बात करिए, उसी पर बात करिए। इतना गुस्सा क्यों है? क्या गुस्सा भरा हुआ है? गुस्सा तिरस्कारित व्यक्ति हो क्या? इस प्रकार की क्या पूर्ण ग्रह से ग्रसित हो क्या? तुम्हारे राहुल गांधी क्या है? ब्राह्मण है, क्या है ये? क्रिश्चियन है, पारसी अरे है, क्या है ये? मतलब समझ नहीं पा रहा। अरे आप अपना तो डीएनए चेक कराओ। आज मैं कहता हूँ मिश्रा जी, राज शर्मा अब आपको जी, रत्नेश कहना है, मुझे मिश्रा तो है ही नहीं। आप लोग पर्सनल कमेंट करने आए हैं क्या एक दूसरे पर? अच्छा मिश्रा हो ही नहीं, डीएनए चेक कराओ। पंडित राज शर्मा पुण्य लाइए स्क्रीन पर पुण्य, क्योंकि जिस तरह से ये बयान इस मुलाकात पहले बैक टू बैक ये काफी बयान सामने आए हिंदुत्व को लेकर। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू को किसी से खतरा नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। क्या समझे इसको लेकर? शमशान, कुआं, मंदिर सब एक समान है। देखिए सीधे तौर पर जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन यूजीसी आने के बाद में कहीं ना कहीं स्वर्ण खासा नाराज हुआ था। आप देखिए कि लखनऊ से लेकर के पूरे देश में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, हैशटैग यूजीसी हटाओ अभियान चलाए गए, तमाम तरीके की जो कवायद है वो हुई है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी बैकफुट पर तो है ही है। अब सबको एक साथ बांध करके एक ही सूत्र में पिरो करके अगर लेकर के चलना है, जो सबका साथ सबका विकास वाली बात होती है, अगर वो दिखाना है तो कहीं ना कहीं तभी जाकर के 2027 का ये चुनाव एक बार फिर से जीता जा सकता है। इस पर एक गहरा मंथन करने की जरूरत है। लोगों के मन में किसी भी तरीके की कोई द्वेष भावना ना रहे, लोगों के मन में कुछ ना रहे। जिस तरीके से लगातार आप 2014 से बीजेपी के फेवर में जनता को देख रही हैं, ऐसे ही जनता बीजेपी के फेवर में रहे। और जो हिंदुत्व की बात होती है, इसमें सीधे तौर पर ना एससी, ना ओबीसी, ना जनरल कैटेगरी की बात ना हो, सारा हिंदू एक रहे। हिंदुत्व को लेकर के लगातार बयान आप सुनते आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व की बात करते हैं, आरएसएस प्रमुख भी हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन ये तो एक बात को समझना होगा, यूजीसी आने से इफेक्ट तो पड़ा ही पड़ा है। स्वर्ण समाज नाराज हुआ है। अब ये जो खाई बन गई है, इसको पाटना है, और पाटने के लिए कहीं ना कहीं जो मेहनत है वो खासा जरूरी है। फील्ड पर उतरना जरूरी है, लोगों को समझाना। हालांकि अभी यूजीसी पर स्टे जरूर है, लेकिन यूजीसी का मामला सॉल्व आउट नहीं हुआ है। अब इस बात को समझना होगा कि इस तरीके के जो कानून आते हैं वो आप में द्वेष भावना पैदा करते हैं, और उनको सीधे तौर पर इस तरीके के कानून चुनाव के वक्त आ रहे हैं। 2027 विधानसभा का चुनाव यूपी में, बगल में उत्तराखंड का चुनाव है, हरियाणा के चुनाव होने, एक खासा इंपैक्ट बीजेपी के ऊपर पड़ जाएगा और विपक्ष को मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का पीडीए हावी है, और पीडीए से अगर लड़ाई लड़नी है तो एससी हो, क्या ओबीसी हो, स्वर्ण हो, पीडीए की जब सब काट एकजुट के लिए होकर ये के भारतीय हिंदुत्व जनता वाला पार्टी की बयान? तरफ आएंगे तभी जाकर के
देखिए, सीधे तौर पर अगर समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला लेकर के चलती है तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का फॉर्मूला लेकर के चलती है। कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, तमाम तरीके के जो बयान है वो सामने आए, आप देखिए। लेकिन जिस तरीके से आप मुख्य धारा में अगर देखेंगे तो दो पार्टियों की लड़ाई रहेगी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में पीडीए अगर इफेक्टिव साबित हो गया तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, और अगर हिंदुत्व एक रहा, हिंदू एक रहे, जिस तरीके से अभी तक लगातार बीजेपी को आम जन सपोर्ट करते आए हैं, अगर जातियों में ना बटे तो जाहिर तौर पर एक बार इनकी सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में रिपीट कर सकती है। इसके लिए बेहतर रणनीति की जरूरत है, मंथन की जरूरत है। जब शीर्ष लेवल पे बैठे नेता मंथन करते हैं, वही मैसेज नीचे जाता है, नीचे के लोगों को कार्य सौंपा जाता है। और आप एसआईआर में भी देखिए कि लगातार सवाल हो रहे थे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात से नाराज थे जो इतने ज्यादा संख्या में वोटर कटे, क्योंकि वोटर के ऊपर कहीं टैग नहीं लगाया है कि ये बीजेपी का है या बसपा का है या सपा का है या कांग्रेस का है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इन सारी प्रक्रियाओं के बाद उस दौर से गुजरना है जब फील्ड पर उतरना होगा, लोगों को योगी और मोदी की जो लाभकारी योजनाएं हैं वो समझानी होंगी, देश और प्रदेश कैसे सुरक्षित है ये समझाना होगा, और इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, एक बेहतर रणनीति बनानी होगी, क्योंकि लाभ आता है तो नए सिरे से रणनीति तैयार करनी होगी। और अगर ये बात मोहन भागवत कह रहे हैं तो ऐसे में विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? अगर धरातल पर कुछ चीजें ठीक नहीं भी हो रही हैं, विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है अशोक जी? देखिए मैम, मेरी बात रह गई थी बीच में। मैं कह रहा था कि बैकफुट पर भाजपा, आप कह रही थी क्यों है। भारतीय जनता पार्टी का कनेक्टिविटी जनता से टूट चुका है, क्योंकि महंगाई इस तरह से बेकदर बेशुमार है, आज बेरोजगारी बेशुमार है, आज पिछड़ों को हक नहीं मिल रहा है आरक्षण का, आज घोटाला हो रहा है शिक्षावृत्ति में, आज जिस तरह से दलितों को हक नहीं मिल रहा, नौकरियां गायब कर दी गई, सरकारी नौकरियों में ही आरक्षण मिलता है, किसान आज बेजार हैं, अपनी आय नहीं दोगुनी हो पा रही उनकी, आज इस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आज कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई, चौपट हो गई है। यहाँ तक कि जो सनातन की बात करती थी भाजपा, अभी हिंदुत्व की बात आप लोग कर रहे थे, सनातन की बात करती है भाजपा, सनातन के नाम पर सत्ता में आई है, उस सनातन का रास्ता छोड़ दिया भाजपा ने उत्तर प्रदेश में, सनातन पर प्रहार किया, आज बटुकों का बाल खींच के मारा गया, चोटी खींची गई उनकी, घसीटा गया। लेकिन जनता से अगर कनेक्टिविटी टूट रही है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल फिलहाल में देखिए कई बड़े फैसले लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो ही रहा है उत्तर प्रदेश में। दूसरी बड़ी बात देखिए, अभी आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं उनका जो वेतन है वो भी बढ़ाया जा रहा है, बुजुर्गों का पेंशन बढ़ाने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। आप क्या बात कर रही है भाई? मेरी बात पूरी होने नहीं दे रही है आप। नहीं तो आप कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी टूट रही है, तो मैं वही तो कह रही हूँ, मैं वही बात कर रही हूँ। सनातन का रास्ता छोड़ दिया इन्होंने, आज सनातन विरोधी हो गए, आज हिंदू विरोधी हो गए, आज शंकराचार्य का जिस तरह अपमान किया गया है, चोटी खींचा गया है बटुकों का, आज पाठक भी पाठक भी बोल रहे हैं बिल्कुल नहीं पाठक बोल रहे हैं, ठीक है भगवान बोल रहे हैं शंकराचार्य को, रत्नेश जी को बिल्कुल म्यूट कर दो इनकी आवाज। अरे सुनिए भाई, अरे सर ये आप अपनी बात रखिए, किसको म्यूट करना है ये हमारा फैसला होगा। हाँ ठीक है मैम, ऐसा पक्षपात करेंगी तो हम नहीं आएंगे चैनल पे आपके। नहीं अशोक जी, इतनी देर से आपको सुने, कैसा पक्षपात? आप ही को तो सुन रहे हैं। बोलने दीजिए हमको बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ सनातन विरोध कर रही है भाजपा, सनातन विरोधी है। हाँ, और मुझे अब ठीक है, मैंने सुन लिया, समझ लिया। खींच के मारा है, दो डिप्टी सीएम। हाँ ठीक है, जवाब देंगे ना रत्नेश जी, बोलिए। आज मोहन भागवत क्या कर लेंगे? ये तो हमारे टैक्स का पैसा खा रहे हैं ये रत्नेश जी, 5,000 रुपए महीना, ये 5,000 रुपए महीना खा रहे हैं हमारा बूथ एजेंट बन के। एक सेकेंड हो गया अशोक जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई, मेरे को दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। बोलिए रत्नेश जी, जल्दी से अपनी बात कीजिए, फिर राज जी के पास जाऊंगी। मैडम कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को प्लीज चुप करा दीजिए। सर पूरा आधा घंटा आपको ही टाइम चाहिए क्या अशोक जी? सनातन की घोर विरोधी है, हिंदू विरोधी है। हाँ बोलिए रत्नेश जी। हाँ एक ही लाइन को आप 50 बार बोल रहे हो, कह रहे कि बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। रत्नेश जी। नीतू जी, समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी हिंदूवादी है ये उस समय से पता चलता है जब राम भक्तों पर गोली चलाई गई। 2015 में किस प्रकार से बनारस में लाठीचार्ज कराया गया और किस प्रकार से कांवड़ यात्रा निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, किस प्रकार से आप कांवड़ दुर्गा पूजा में आप माइक नहीं लगा सकते थे,
ये सारी चीजें प्रदेश की जनता ने 2012 से 17 तक देखी थी, तभी आपको भाई सत्ता से बाहर किया है। और ये कानून व्यवस्था की बात ठीक कर है, रहे थे ठीक है, नीतू ठीक जी। है। एक छोटा कमेंट राजीव। नीतू जी हाँ। कानून व्यवस्था पे जवाब दो। नीतू जी मैं- कानून व्यवस्था पे जवाब मैं दो। एक बात कानून पूछना चाहता व्यवस्था हूँ, इतनी अच्छी नीतू थी जी। कि एक एसपी की हत्या हो गई थी, एक डिप्टी एसपी की हत्या हो गई थी, सीएमओ किडनैप हो गया था, एक सीओ को पुलिस लाइन में ठीक है, बांध के मारा गया। ठीक है रतेश जी, हो गया, समय की कमी है। छोटा कमेंट राजीव। मैं अपराधी इतना बताना अपराधी चाहता हूँ, जैसे हाईकोर्ट आपने भी कहा कि इन्होंने आंगनबाड़ी की पेमेंट बढ़ा दी है। हाँ। ये नहीं, ये पूरी तरह से ग्रसित व्यक्ति है। आप फ्रस्ट्रेशन वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाओगे। ठीक है, रतेश जी, समय की कमी है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में जीते। बोलिए राजीव, बोलिए जल्दी से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आंगनबाड़ी की पेमेंट बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई वो बात अलग है। हाँ। जरा यहाँ पे रत्नेश बैठ के बता दे कि मुझे आंगनबाड़ी इतने साल से पेमेंट नहीं मिली है। पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ियां, आशा बहनें, सारी लोग हड़ताल पे बैठी हुई है, धरनों पे बैठी हुई चलिए, है। कितना काम उनके धरातल रुपया पर नहीं मिल हुआ रहा। नहीं हुआ इसका फैसला जनता करेगी। 2027 चुनाव को अब 1 साल का वक्त बचा हुआ है, तैयारियां सभी कर रही हैं और इसके साथ ही साथ उसका रिजल्ट जनता को देना है। बहुत शुक्रिया आप सभी खानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात, अब ऐसे में जो एक बूस्ट मिला है बीजेपी पार्टी को, इस बूस्ट पर कैसे काम करेगी बीजेपी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सिखाने का।